मेरा नाम पूनम है। मेरे जेठ नाई थे और उनके पास एक ऐसी जादुई शक्ति थी जिससे अगर वो किसी भी आदमी के बाल काटते तो उसकी जवान बेटी की शादी हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि उनकी बेटियों की शादी कहीं बुरी जगह होती थी, बल्कि अच्छे परिवारों में होती थी, जहाँ पर ऐसे लोगों की बेटियाँ बहुत खुश रहती थी जो मेरे जेठ से अपने बाल कटवाने आते थे। अब तो दूर दूर से लोग हमारे घर मेरे जेठ से बाल कटवाने आने लगे थे। एक दिन मैं अपने जेठ के बराबर में ही बैठी हुई थी, तभी अचानक मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अपने जेठ से बाल कटवा लूं, तो मेरी भी जवान बेटी की शादी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने अपने जेठ से अपने बाल कटवाए तो उसके बाद जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे 4 बच्चे थे, 2 जवान बेटियां और 2 छोटे बेटे। मैंने अपने बच्चों को हमेशा एक दूसरे के साथ बांध कर रखा था, कभी भी अपने बच्चों को एक दूसरे से जुदा नहीं होने दिया था। मेरे चारों बच्चों को आपस में इतना प्यार था कि कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता था, और ना ही चारों बच्चों में से कोई भी अपने भाई बहन के बारे में बुरा सोचता था। ये संस्कार मैंने बहुत मेहनत से डाले थे और हम सब शहर में रहते थे, जबकि मेरे जेठ के परिवार वाले गांव में रहते थे। ऐसा था कि मेरे पति कुछ सालों पहले शहर में नौकरी करने के लिए आए थे और उन्हीं दिनों हम दोनों का आपस में मिलना जुलना हो गया। इसी बीच हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत पैदा हो गई। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे माता पिता तो इस दुनिया में थे नहीं, मैं अनाथ थी। मुझे मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी शादी के बाद मेरी दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी शादी के कुछ महीनों बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी हुई, उसके बाद छोटी बेटी और उसके बाद 2 छोटे बेटे हुए। इसी तरह से मेरे 4 बच्चे हो गए थे। मेरे पति यहाँ आकर जो नौकरी करते थे वही करते रहे और हम दोनों इसी शहर में एक किराए के मकान में रहने लगे। मेरे ससुराल में मेरे जेठ जेठानी और मेरी एक जवान नंद थी जिसकी शादी हो गई थी। लेकिन कुछ सालों बाद पता चला कि मेरी जेठानी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मेरे पति ने कहा कि मेरी भाभी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए हमें गाँव चलना चाहिए। तभी मेरे पति के पास फ़ोन आ गया। मेरे जेठ का कहना था कि तुम लोग जल्द से जल्द गांव आ जाओ और अब गांव में ही रहना, क्योंकि तुम्हारी भाभी अपने अंतिम दिनों में तुम लोगों के साथ रहना चाहती है। मेरे पति ने कहा कि अब हमें अपना सारा सामान लेकर गांव ही चलना होगा, क्योंकि मैं अपने भाई की बात को टाल नहीं सकता। मुझे भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी और ना ही मेरे बच्चों को कोई परेशानी हुई। हमारी पूरी फैमिली गांव चली गई। मेरे जेठ का गांव बड़ा अजीब था, यहाँ बहुत ही पुराने टाइप के लोग थे। मेरे बच्चों को गांव पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरे पति ने कहा अब हमें यहीं रहना होगा। कुछ दिन तुम लोग यहीं रहोगे तो यहाँ के माहौल में ढल जाओगे। हम लोगों को गांव आए हुए अभी दूसरा ही दिन हुआ था कि मेरी जेठानी की मौत हो गई। मेरी जेठानी अपने देवर देवरानी के साथ कुछ दिन गुजारना चाहती थी, वो भी ठीक से नहीं बिता सकी और जल्द ही इस दुनिया से चली गई। गांव के लोगों का कहना था कि अब तुम लोग बाहर मत जाना, अब तुम्हारे जेठ अकेले रह गए हैं, अब तुम्हें यहाँ रहकर उनका ख्याल रखना है, क्योंकि मेरी नंद की तो शादी हो गई थी और वो अपने घर की हो गई थी। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को समझाया, बच्चे मान गए थे और हम लोग यहीं पर परमानेंट शिफ्ट हो गए थे। मेरे पति की आदत शुरू से ही शहर में काम करने की थी, इसलिए उनको यहाँ पर काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और उनको अपने भाई की और अपने इस घर की बहुत फिक्र थी। इसलिए कुछ भी करके उन्हें यहीं पर ही रहना था और यहाँ रहते हुए हमें थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे जेठ तो कोई काम करते ही नहीं थे। मेरे पति ही शहर से उनका खर्चा करने के लिए पैसे भेजा करते थे। गांव आकर हमारे हालात बहुत ख़राब होने लगे थे। मेरे पति पढ़े लिखे थे और वो गांव के सरकारी स्कूल में टीचिंग की नौकरी पर लग गए थे। एक दिन जब मेरे पति घर पर आए तो मैं डर गई। वो बुरी तरह से जख्मी थे। मैंने अपने पति से पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं, बस छोटी सी खरोच आ गई है। मैं समझ गई थी कि बात कुछ और है। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पति की ऐसी हालत देखकर बच्चे बुरी तरीके से डर गए थे। मेरे पति मुझे कुछ बताना नहीं चाह रहे थे और मैं भी उन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब सही वक्त आएगा तो मेरे पति मुझे सब कुछ बता देंगे। मेरे जेठ भी मेरे पति की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि मेरे पति ही तो नौकरी पर जाते थे और अब यह हादसा हो गया।
इसलिए वो अब कुछ दिन के लिए घर पर आराम कर रहे थे। हम लोग बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। तभी मेरे जेठ ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ। मेरे जेठ ने कहा कि मैं अपने टाइम पर नाई था, मैं लोगों के बाल यहीं आंगन में काट लूँगा। ऐसा करने से हमारे घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि मेरे जेठ को घर की परेशानी दिख रही थी। मैंने कहा ठीक है। मेरे जेठ ने घर के आंगन में नाई की दुकान खोली और उनकी दुकान पर कस्टमर आते हैं और उनसे बाल कटवा लेते हैं या फिर शेविंग करवा लेते हैं। दिन के सिर्फ 200 रुपये ही आ रहे थे, लेकिन इस तरह से हमारे घर का गुजारा नहीं हो सकता था। लेकिन जिस दिन से मेरे जेठ ने नाई की दुकान खोली थी, उसी दिन से मुझे अपने जेठ के बिहेवियर में कुछ बदलाव नज़र आने लगे थे। मेरे जेठ ने घर के भले के लिए दुकान खोली थी। मुझे कभी कभी लगता था कि जैसे जो पैसे आते हैं मेरे जेठ अपने पास रख लेते हैं। बहुत बार तो वो मुझे देते भी नहीं हैं। उनकी हरकतें मुझे बड़ी अजीब लगने लगी थी। एक दिन मेरे पति की तबीयत खराब हो गई और हम उन्हें अस्पताल लेकर चले गए, मगर मैंने देखा कि मेरे जेठ अपने भाई के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। डॉक्टर की फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने जेठ से मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मेरे पास एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी। मैंने अपनी अंगूठी बेचकर डॉक्टर की फीस जमा की और अपने पति के लिए दवाइयाँ ली। मेरी बेटी भी डॉक्टर के यहाँ मेरे साथ जाती थी। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे पति को क्या परेशानी है। जब भी मेरे पति की रिपोर्ट आती तो मेरी बेटी उनको अपने बड़े पापा के हाथ में दे दिया करती थी। अगर मैं अपनी बेटी से रिपोर्ट मांगती तो वो कहती कि बड़े पापा ने कहा था कि रिपोर्ट लाकर मुझे दे देना, और डॉक्टर भी मुझे मेरे पति की बीमारी के बारे में नहीं बताता था कि मेरे पति को क्या परेशानी थी और वो इतनी जल्दी जल्दी बीमार क्यों रहने लगे थे, और ना ही मेरे पति मुझे इस बारे में कुछ बता रहे थे। फिलहाल कुछ दिनों बाद मेरे पति की तबीयत ठीक हो गई और उन्होंने काम पर जाना भी शुरू कर दिया। अपने पति की ठीक हालत देखकर मैं खुश हो गई थी, और मुझसे ज़्यादा खुश तो मेरे जेठ थे। मैं यही सोच रही थी कि मेरे जेठ ने अपने भाई के लिए डॉक्टर की फीस तक के लिए पैसे नहीं दिए और उनकी तबीयत ठीक होने पर सबसे ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं। जिस तरह से मेरे जेठ खुश लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मामला कुछ अलग है। अगले दिन मेरे जेठ ने मुझसे बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि गांव के घर घर जाकर कहो कि जिस किसी को भी अपनी जवान बेटी की शादी करनी है वो आकर मेरे जेठ से बाल कटवा ले। पहले तो मुझे अपने जेठ की यह बात बहुत ही अजीब लगी थी। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने जेठ की बात को सीरियस नहीं लिया। मगर रात के टाइम पर जब मेरे पति घर आए तो जेठ जी ने फौरन ही मेरे पति से मेरी शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने पूनम से कहा था तुम गांव में जाकर ऐसे लोगों को बुलाकर लाओ जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने मेरा यह काम करके नहीं दिया। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे, जब बड़े भैया ने तुमसे कहा था कि आसपास के ऐसे लोगों को लेकर आओ जिनकी बेटियां कुंवारी हैं, तो तुम उनके पास क्यों नहीं गई? अपने पति के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आज मेरे पति किस तरह से बात कर रहे थे। आज से पहले तो उन्होंने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की थी। आज मेरे पति ने मेरे सामने बदतमीजी की। मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा हो सकता है? तुम्हारे भाई कैसी हरकतें कर रहे हैं? क्या बाहर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उनकी जवान बेटियों की शादी बदसूरती की वजह से नहीं हो रही है, या फिर उनकी बेटियों के अंदर कोई कमी है, इसी वजह से मैं उनको बुलाकर नहीं लाई? तो मेरे पति कहने लगे कि उनके दिलों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, बल्कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे अपने पति की बात हैरान कर रही थी। मैंने पूछा, आखिर कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम्हारे भैया सॉल्व कर देंगे? तो वो कहने लगे कि जब वो लोग यहाँ आएंगे तब तुमको खुद पता चल जाएगा। मैं खामोश हो गई और कहने लगी, ठीक है, मगर इस घर में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस घर में मेरी जवान बेटियां भी रहती हैं। अगर इस सब में मेरे बच्चों की परवरिश पर कोई आँच आई तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। आज के बाद हमारे घर को लोग एक अलग नज़रिए से देखेंगे। अपने पति की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। ना जाने वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मगर फिर अगले दिन अपने पति के कहने पर मैं गांव के लोगों के पास चली गई। फिर मैं उन जवान लड़कियों के माता पिता को लेकर आई जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी। मेरे जेठ इन लोगों के सामने आकर बैठ गए और कहने लगे कि तुम बताओ, तुम में से
किस किस की बेटी की शादी नहीं हो रही है। हमारे घर पर लगभग 40 लोग आ गए थे जो अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहते थे, और उन सभी की प्रॉब्लम यही थी कि उनकी जवान बेटियों की शादी नहीं हो रही। इसलिए उन्होंने कहा कि हम सब की यही ख्वाहिश है कि हमारी बेटियों की शादी हो जाए और अच्छे परिवारों में हो, ताकि वो अपनी ससुराल में सुखी और खुश रह सकें। मगर हम सब की बेटियां तो कुंवारी बैठी हुई हैं। जेठ कहने लगे कि आज से आप लोग सोच लो, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं नाई हूँ और मैं तुम लोगों के थोड़े थोड़े बाल काट दूंगा, तो तुम्हारी बेटियों की शादी अच्छे परिवारों में ज़रूर होगी, और शादी के बाद वो इतनी सुखी रहेंगी कि तुम लोग भी अपनी बेटियों की किस्मत पर नाज करोगे। अपने जेठ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा करके लोगों की तारीफ और वाहवाही हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ लोग उन्हें बेवकूफ़ समझ सकते हैं। और फिर बात ये भी थी कि यह गांव था। गांव के लोग ज़्यादा समझदार नहीं होते। गांव के लोगों को तो हम बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। वहाँ पर मौजूद लोग भी मेरी तरह हैरान रह गए। उन्हें भी मेरी तरह मेरे जेठ की बात पर यकीन नहीं आया, और वो लोग कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोगों ने अपनी बेटियों की शादी के लिए हर जतन करके देख लिया। न जाने कितने पंडितों से भी अपनी बेटियों के अच्छे रिश्ते के लिए कह रखा है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। और अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे बाल काटने से हमारी बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे और उनके अच्छे परिवारों में शादी भी हो जाएगी। भला रिश्ते कौन लगाएगा? ऐसा तो किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। तो मेरे जेठ कहने लगे कि रिश्ते खुद आपके घर चल कर आएंगे। मुझे एक बूढ़े बाबा ने वरदान दिया है कि तुम अगर जिस जवान बेटी के पिता या उसकी माँ के थोड़े से बाल काट दोगे तो उनके घर अच्छे रिश्ते जाएंगे और उनके अच्छे परिवारों में शादी हो जाएगी, और इस शादी से उनकी बेटियां जिंदगी भर अपने ससुराल में सुखी रहेंगी। मैंने इस वरदान का कभी फ़ायदा नहीं उठाया था, लेकिन अब मैं अपने वरदान का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक नाई हूँ। सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। फिर उन लोगों ने मेरी तरफ देखा। गाँव के लोगों ने मुझे पहली बार देखा था, क्योंकि इससे पहले हम लोग शहर में रहते थे, इसलिए गाँव के लोग मुझे नहीं जानते थे। लेकिन जब मैंने उनको अपने जेठ का नाम बताया और कहा कि आप लोगों को मेरे साथ चलना है, मैं उनके भाई की पत्नी हूँ, तो वो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मेरे जेठ इस गांव के बहुत पुराने नाई हैं। यह बात तो सारा गांव जानता था, लेकिन जब से वह बीमार रहने लगे थे तब से उन्होंने अपना नाई वाला काम छोड़ दिया था। लेकिन अब जब उन्होंने दोबारा से अपना काम शुरू किया और लोगों को यह बात बताई कि उनको वरदान मिला हुआ है जिसकी वजह से वो इन लोगों की बेटियों की शादी करवा देंगे, ये बात आज गांव वालों को पहली बार पता चली थी। फिलहाल गांव वाले मान गए और उन्होंने कहा कि जहाँ हमने इतनी कोशिशें की हैं वहाँ हम एक और कोशिश करके देख लेते हैं। काश उनके आशीर्वाद से हमारी बेटियों की शादी हो जाए। इस तरह मेरे जेठ ने एक एक करके लोगों के बाल काटने शुरू किए, और अपना काम होते ही एक एक करके वो सब लोग वहाँ से जाने लगे। मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि जो औरतें और आदमी मेरे जेठ के हाथ से बाल कटवा कर गए थे, आज 20 दिन के बाद जब हमारे घर आए तो बहुत खुश थे। वो लोग कहने लगे कि आपने ठीक कहा था, हमारी बेटियों के अच्छे परिवारों में रिश्ते हो गए हैं और कुछ लड़कियों की तो अगले महीने शादी भी है। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मुझे तो लगा था कि वो लोग जब हमारे घर आएंगे तो मेरे जेठ पर गुस्सा करेंगे कि तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमारी बेटियों का रिश्ता तो नहीं लगा। लेकिन यहाँ तो ये लोग कह रहे थे कि सच में उनकी बेटियों का रिश्ता पक्का हो गया है और जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। और तो और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उन सभी लड़कियों के रिश्ते अमीर परिवारों से ही आए थे। इन मामलों में मेरे जेठ फेमस हो गए थे। दूर दूर से लोग आते थे जिनकी बेटियों के अंदर कोई ना कोई कमी होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे थे। वो लोग आते और मेरे जेठ से कहते कि अपने हाथ से हमारे भी बाल काट दो ताकि हमारी बेटियों की शादी भी हो सके, और मेरे जेठ उनके बाल काट दिया करते थे। लोग अपनी खुशी से मेरे जेठ को कुछ पैसे और कुछ कीमती गिफ्ट देकर चले जाते थे, लेकिन मेरे जेठ ने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे थे। इसी तरह से अब हमारे घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। उन्हीं दिनों मुझे ख्याल आया कि मैं भी अपने जेठ जी के हाथ से अपने बाल कटवा लेती हूँ। मैंने अपने जेठ से कहा कि मेरे भी बाल काट दीजिए, क्योंकि मेरे 2 मुँहे बाल बहुत हो गए हैं। जब घर में ही इतने पहुँचे हुए नाई मौजूद हैं तो मैं बाहर किसी से अपने बाल क्यों कटवाऊँ। मेरे जेठ कहने लगे कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। अगर मैंने तुम्हारे बाल काट दिए तो तुम्हारी बेटियों के भी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। जेठ जी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और मुझे इस बात पर हैरानी भी हुई।
मेरे जेठ जिन भी लोगों के बाल काटते हैं उनकी बेटियों की शादी हो जाती है, लेकिन मेरी बेटियां तो अभी ठीक से बड़ी भी नहीं हुई हैं। मेरी एक बेटी 17 साल की है और दूसरी 15 साल की है, और दो बेटे 10 और 12 साल के थे। और अगर मान लो कि मेरी बेटी का रिश्ता आ भी गया तो ये मेरे बस में है कि मैं उसकी शादी करूं या ना करूं। मैं चाहूं तो रिश्ते से इनकार भी कर सकती हूँ। जिस इंसान की बेटियों की शादी नहीं हो रही है, उनके माता पिता के अगर बाल काट दें तो उनकी शादी हो रही है। लेकिन जो लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते हैं, तो क्या उनके बाल काटने से भी उनकी बेटियों की शादी हो जाएगी? ये बात तो मुझे बड़ी अजीब लगी थी। तो मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से अपने बालों की सेटिंग करवा ली थी, और मेरे जेठ का काम ऐसे ही चल रहा था। अब हमारे घर में इसी तरह से लोगों का मेला लगा रहता था। हर कोई मेरे जेठ से बाल कटवाने की ख्वाहिश में लगा रहता। मैंने अपने पति से कहा कि यह सब कुछ हमारे घर में क्या चल रहा है। अगर तुम्हारे भैया के हाथ में सच में कोई वरदान है, तो वो अपना चमत्कार सिर्फ उन्हीं लोगों पर किया करें जो लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। घर के अंदर मेला लगाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे घर में जवान बेटियां भी हैं और हर तरह के लोग हमारे घर में अब आने जाने लगे हैं। तुम्हारे भैया हैं, अगर उनके हाथ में कोई चमत्कार है, उनको वरदान मिला हुआ है, तो वो अपने इस चमत्कार को भले ही संभाल कर ना रखें, मगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लें। इस तरह से घर में लोगों की भीड़ भाड़ बनाए रखना मुझे पसंद नहीं है। आपको पता है मैं ऐसे माहौल में रहने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आपके कहने के मुताबिक इस घर में रह रही हूँ, सिर्फ आपके और आपके भैया की खातिर। और ये लोग भी मुझे बड़े बेवकूफ़ लगते हैं, जिन्होंने भगवान से तो बिल्कुल भरोसा उठा लिया है। भगवान से मांगने के बजाय यहाँ पर आने लगे हैं। तुम्हारे भैया से अपने सर के बाल कटवाते हैं और चले जाते हैं। भगवान पर भरोसा और यकीन भी कोई चीज़ होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव के सारे लोग अच्छी तरह से बेवकूफ़ बन रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं। अभी तो यहाँ वो लोग भी आने लगे हैं जिनकी बेटियां सिर्फ 15-16 साल की ही हैं, और उनके माता पिता भी यहाँ आकर अपने बाल कटवा जाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में वो लोग अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, जबकि उनकी बेटियों के अंदर कोई कमी नहीं होती। अभी लड़कियां ठीक से जवान नहीं हुई, फिर भी चले आए हमारे घर पर तुम्हारे भैया से बाल कटवाने, और करवा दी उनकी जल्द से जल्द शादी। बाल कटवाने के बाद लोग इतना खुश हो जाते हैं जैसे उनकी बेटियों के कभी रिश्ते आएंगे ही नहीं। मैंने अपने पति को घर के माहौल के बारे में बताने की पूरी कोशिश की, तो शायद उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने यह बात बहुत गुस्से में कही थी। आज तक कभी मैंने इस तरह का बिहेव करते हुए अपने पति से बात नहीं की थी। मेरी इस बात पर मेरे पति मुझसे कहने लगे कि पूनम, तुम्हें मेरे भैया से क्या परेशानी है? अगर वो लोगों का भला कर रहे हैं तो उनसे भगवान भी खुश है, तभी तो उनके पास ये वरदान है, वरना हम जैसे लोगों के पास तो ऐसा वरदान मौजूद नहीं है। ऐसा चमत्कार भगवान ने मेरे भाई के हाथ में इसलिए दिया है ताकि वो जवान बेटियों का रिश्ता और घर बसा सके। तुम उनको रोकने की कोशिश मत करो, क्या पता उन लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से हमारे अच्छे दिन आ जाए। मेरे पति तो यह कहकर चले गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़ी रही, क्योंकि भले ही मेरे पति ने इतनी लंबी चौड़ी बात कहकर मेरी इस बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन बात सही नहीं थी। वो मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, या शायद वो समझना ही नहीं चाहते थे। जैसे भी हालात हैं, मैं भगवान से सब कुछ सही होने की प्रार्थना ही कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पति मुझसे अलग होते जा रहे हैं और अब उनको शायद मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने उनको समझाने की कोशिश नहीं की। शाम के टाइम पर मैं अपने जेठ जी को चाय देने गई, तो मैंने उनसे कहा, बस भाई साहब, अब बस हो गया आपका ये काम। घर में अच्छे बुरे लोग आने जाने लगे हैं और मुझे ऐसा माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ करना ही था तो आपने हमारे आने से पहले क्यों नहीं किया? तब तो आप अपने भाई की कमाई से ही घर का खर्च चला रहे थे। तब तो आपने अपने घर में किसी को नहीं बुलाया, और जब से हम लोग आए हैं आपने घर में मेला लगाया हुआ है। बस बहुत हो गया लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जिन लड़कियों की भी शादी हो रही है वो उनका अपना भाग्य है, आपके वरदान से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर इंसान की शादी जिससे और जिस टाइम भगवान ने किस्मत में लिखी है तभी होनी है। और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अगर आप ज़्यादा बीमार हो गए तो आप इस तरह काम कैसे करेंगे? फिर तो आप यह काम करने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब लोगों को दिन ब दिन आपसे उम्मीद बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप यह काम छोड़ दो और घर में रहकर आराम करो।
मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत हो, इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर आने से मना कर दो। इतने लोगों की आपने मदद की है और वो लोग आने वाले टाइम में आपको बहुत इज़्ज़त देंगे, मगर इससे आगे और ज़्यादा लोगों का उम्मीद लगाना सही बात नहीं है। मेरे जेठ ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, मेरी तबीयत ख़राब तो रहने लगी है, लेकिन चलो ठीक है, मैं लोगों से मना कर दूंगा और मैं अपने भाई के साथ जाकर शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखा कर आऊँगा। लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं दोबारा से अपना ये काम करना शुरू कर दूँगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपना माथा पीटना शुरू कर दूँ। उन्हें क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं तो खुश हो गई थी। वो काम बंद करने वाले थे, लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। कुछ दिनों बाद लोगों का आना जाना भी हमारे घर में कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग आते जाते रहते और मेरे जेठ से बाल कटवाने की बात करते तो मेरे जेठ मुस्कुरा कर कहते कि जल्द ही मैं अपना नाई वाला काम दोबारा से शुरू कर दूंगा। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि मेरे जेठ को अपनी उम्र का बिल्कुल भी लिहाज नहीं था। मैं हैरान रह गई थी। मेरे जेठ अपने भाई को लेकर शहर के डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाने चले गए। जब मेरे जेठ 1-2 महीने दवाई खाने के बाद ठीक हो गए तो उन्होंने दोबारा से अपना नाई वाला काम शुरू कर दिया। मगर इस बार मैं पहले की तरह खामोश नहीं रही। न जाने क्यों मुझे अपने जेठ का यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि मैंने घर में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अब इस घर में यह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी मदद करना बनता है, लेकिन हर वक्त घर में लोगों का आना जाना बना कर रखना ये मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मेरी जवान बेटियाँ थीं और वो घर में रहती थी। जब लोग हमारे घर आते तो लोग निकलते वक्त मेरी बेटियों पर भी नज़र डालते थे। इसलिए मैंने अपने जेठ और पति से साफ साफ कह दिया था कि अगर आज के बाद घर में यह सब कुछ हुआ तो मैं घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। हाँ, मगर यह बात मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बोली थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अपने पति से अलग हो जाऊँ। ये बात सुनकर मेरे पति कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, बल्कि तुम ही अपने हाथ से अपने परिवार को बिखेर रही हो, और अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं अपने भैया और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से खुद चला जाता हूँ और इस घर में तुम अकेली रहना, क्योंकि तुम्हें सुख शांति बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हें बड़े भैया के हाथ से अपने सर के बाल कटवाने पड़ेंगे। यह बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी थी। आखिर अब वह क्यों मेरे बाल काटना चाह रहे थे, और आखिरकार मेरे जेठ मेरे बाल काट दिए। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसे देखकर मैं दंग रह गई। मैंने देखा कि कुछ लोग हमारे घर पर मेरी बेटियों के रिश्ते के लिए आए हुए थे। उन लोगों को देखकर मैं दंग रह गई। कहने लगे कि हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है, हम आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? मेरी बेटी तो अभी सिर्फ 17 साल की थी और ये उम्र कोई शादी करने की उम्र नहीं होती। यह सब मुझे अपने जेठ की कोई चाल लग रही थी। ऐसा तो कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता कि बाल काटते ही फ़ौरन मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए, जबकि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं थी। मेरी बेटी खूबसूरत थी और ना ही मुझे अपने जेठ के वरदान की कोई ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरी बेटी 20-22 साल की उम्र में हो जाएगी तब अब से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी, और उसकी खूबसूरती और उसकी समझदारी देखते हुए रिश्ते जल्दी हो जाएंगे। मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरी दोनों बेटियां मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी। मैंने कहा कि मुझे अपनी बेटियों की शादी इतनी जल्दी नहीं करनी, आप लोग यहाँ से चले जाओ। परेशान तो वो लोग भी बहुत लग रहे थे जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, और मुझे बड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल को किसी ने अपने काबू में किया हुआ है। मगर मेरे पति जैसे उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और मेरे बच्चों का भी मूड ख़राब हो गया था। वो जो मुझसे घर से निकल जाने की बात कह रहे थे, आज वो मुझसे कह रहे थे कि तुम कुछ भी करके इस घर से नहीं जा सकती। मेरे पति ने मुझे किसी भी तरह से राज़ी कर लिया था और कहा कि तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस ज़माने में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस मुझे सिर्फ इस बात का ही ख्याल है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ दिन की बात और है, बस तुम कुछ दिन एडजस्ट करके यहाँ पर रह लो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पति की ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं समझ गई थी कि वह मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे अपने जेठ को देखकर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वह होते कौन है मेरी बेटियों की इतनी जल्दी शादी करवाने वाले। ये सब कुछ जो हो रहा है मेरे जेठ की वजह से ही हो रहा था। मुझे लग रहा था मेरे जेठ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, और अब मासूम बनकर मेरे पति के बराबर में खड़े हुए थे। मैंने सोच लिया था
कि खामोश रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। अब बात मेरी बेटियों की इज्जत पर आ गई थी। जब गांव के लोगों को जब ये बात पता चली कि मैं अपनी बेटियों की शादी जल्दी नहीं करना चाहती, तो उन लोगों ने इस बात पर एक्शन उठाया, क्योंकि गांव का उसूल था कि लड़कियों की शादी 15 साल के फौरन बाद ही कर दी जाती है। लेकिन ये चमत्कार बेवजह तो काम नहीं कर सकता था, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते थे वो मजबूर होते थे, उनकी बेटियों का रिश्ता नहीं लग रहा था। लेकिन मेरी बेटियाँ ऐसी नहीं थी और मेरी बेटियों में कोई बुराई भी नहीं थी। मेरी बेटी का रिश्ता फटाफट आ गया। गांव वालों की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि सारा मामला मैं खुद पता लगा कर रहूँगी कि मेरे जेठ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं अपने जेठ की बैठक की जांच पड़ताल करना चाहती थी, इसलिए मैं जेठ जी की बैठक में चली गई। लेकिन तभी अचानक मेरे जेठ ने मुझे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से वापस जाओ। मेरे जेठ ने मुझे बैठक यानी दुकान के अंदर आने ही नहीं दिया। इस बार मेरा प्लान फ्लॉप हो गया था। मैं समझ गई थी कि मेरे जेठ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब मुझे यकीन हो गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। अपने जेठ की बैठक के अंदर तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन मैंने सारा दिन अपने गेट पर नज़र रखी थी और यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि रात के टाइम पर मेरे तीनों बच्चे और मेरे पति और मेरे जेठ उन सब को लेकर अपनी बैठक में चले गए। अब ऐसा रोज़ होने लगा था। मेरे जेठ रोज़ घर के सब लोगों को लेकर अपनी बैठक में बंद हो जाते हैं और वो लोग 2-3 घंटे बैठ कर न जाने क्या बातें करते रहते। और उसके बाद जब मेरे बच्चे और पति जेठ जी की बैठक से बाहर निकलते तो सब कमरे में आकर सो जाते थे। मुझे पहले तो कभी यह चेंज अपने घर में महसूस नहीं हुआ था। शायद मैं पूरे घर को एक जैसे ही समझती थी। मैंने अपनी बड़ी दोनों बेटियों से पूछा, आखिर तुम सब लोग आपस में क्या बातें करते हो, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति तो मुझे कुछ बताएंगे नहीं। इसलिए मैंने अपनी बेटियों से पूछा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति मेरे नहीं रहे, इसलिए मैंने अपनी बड़ी दोनों बेटियों से सवाल किया। मेरी बेटी कहने लगी कि हम बड़े पापा से अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी ले रहे थे, मगर उन दोनों के चेहरे पर घबराहट महसूस हो रही थी। मैं समझ गई थी कि वो दोनों मुझसे झूठ बोल रही हैं। ऐसा लग रहा था कोई बड़ी बात मुझसे छुपा रही हैं। मेरी बेटियां इतना कहकर खामोश हो गई और मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उनको पता चल जाता कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ, और अगर ऐसा होता तो शायद मैं मुश्किल में पड़ जाती। अगले दिन फिर वही होने लगा जो मेरे जेठ जी कर रहे थे। मेरे जेठ लोगों के बाल काटते और उनको कहते कि जाओ तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। आज भी कुछ लोगों ने खुश होकर मेरे जेठ को कुछ पैसे दिए। मुझे हमेशा की तरह अपने जेठ के पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो जो कमाते अपने पास ही रखते थे कि मुझे अपने जेठ की कमाई से कोई मतलब नहीं था और मैं अपने पति की कमाई में ही एडजस्ट कर लिया करती थी। और फिर आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे बच्चे आए और अपने पिता के साथ बैठक में चले गए। बैठक का दरवाज़ा बंद करके काफ़ी देर तक उन लोगों में बातचीत होती रही, बल्कि आज इन लोगों की बातचीत इतनी लंबी हो गई थी कि रात के 3 बज गए थे और मुझे भी जागते हुए 3 बज गए थे। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि इन लोगों को अपनी नींद की फिक्र नहीं है। जब वह सब लोग बैठक से बाहर निकले तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। आज मैंने उनसे उनकी खुशी की वजह नहीं पूछी, बल्कि मैं खामोश रही और खामोशी से मैं उनकी हर हरकत पर नज़र रखती रही। अगले दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो कहीं घूमने जा सकती हूँ। मैंने कहा कि अगर मुझे कहीं घूमने जाना हुआ तो मुझे उसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और आपकी परमिशन की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पति से अभी तक नाराज़ थी और उनसे गुस्से में ही बात कर रही थी। मैं समझ गई थी कि ये लोग मुझे घर से बाहर भेजना चाहते हैं और मेरे जाने के बाद कोई ऐसा काम करने वाले हैं जो मेरे सामने नहीं कर सकते हैं। मैं इन लोगों की चाल समझते हुए खामोशी से मार्केट का बहाना लेकर घर से निकल गई और अपने जेठ से कहा कि मैं गांव का मार्केट देखने के लिए जा रही हूँ, 1 घंटे बाद ही वापस आऊँगी। और यह सुनकर मेरे पति बहुत खुश हो गए। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। मैं यह कहकर घर से चुपके से निकली और पड़ोसन के घर चली गई। वहाँ जाकर छत दोबारा अपने घर में आ गई और मैंने देखा कि मेरे पति कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे और मेरी बेटियां भी तैयार हो गई थी, और ये सब लोग मेरे जेठ के साथ मिलकर कहीं जा रहे थे। उनको इस तरह से एक साथ जाता हुआ देखकर मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। जैसे कि वो लोग घर से निकले, मैं भी उनके पीछे पीछे घर से निकल गई। वो लोग सीधे हॉस्पिटल गए, वो लोग अस्पताल के अंदर गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे
पीछे अंदर चली गई और अंदर का नज़ारा देखने लगी, मगर मेरी जान निकल गई जब डॉक्टर ने मेरे पति को स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहा और उनको ऑपरेशन थिएटर में ले कर जाया जा रहा था। तभी मैं फ़ौरन दौड़ती हुई अपने पति के करीब चली गई, क्योंकि अब इस तरह से छुपने का कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे इन सब लोगों से सवाल करने थे कि आखिर मेरे पति को क्या हुआ है। मुझे वहाँ पर देखकर उन सबके चेहरे फटे रह गए थे। मैंने कहा कि मेरे पति को क्या हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर में क्यों लेकर जाया जा रहा है। मैंने अपने जेठ की तरफ देखकर सवाल किया और उनसे कहा कि मुझे सब कुछ बताइए। मेरे बच्चे कहने लगे कि माँ, आप जल्दी से घर चले जाओ, हम आपको बाद में बता देंगे, हम अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकते। मगर मैंने कहा कि नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त सब कुछ जानना है, वरना मैं अस्पताल के अंदर ही तमाशा कर दूंगी। मैंने अपने बच्चे और जेठ को धमकी दी तो वो कहने लगे कि हम माफ़ी चाहते हैं। मेरे जेठ कहने लगे, पूनम, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और तुमसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई, मगर मैं ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा था। जब तुम लोग यहाँ आए और तुम्हारे पति की तबीयत ख़राब हुई तो मैं उस डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे भाई को दिल की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन होना है, वरना उसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। और उसके ऑपरेशन के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। ऑपरेशन के लिए इतने ज़्यादा पैसे चाहिए थे कि अगर हम अपना घर भी बेच देते तब भी पूरे नहीं होते। हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी और जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करवाना था। इसलिए विकास बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे। धीरे धीरे ज़िंदगी से नाउम्मीद होता जा रहा था। तभी मैंने तुम्हारे पति को बताया कि मुझे एक बाबा ने एक ऐसा वरदान दिया है कि मैं जब ऐसे माता पिता के बाल काट दूंगा जिनकी बेटियों के अंदर कोई कमी होने के कारण इनकी शादी नहीं हो रही है, तो उन लड़कियों की शादी हो जाएगी। भगवान खुद उन लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी लेगा। भगवान की तरफ से उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। तो तुम्हारे पति ने मेरी इस बात का यकीन ही नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि एक बार अपने चमत्कार को आजमाने में कोई बुराई तो नहीं है। मैंने आज तक इस नियत से अपने चमत्कार को नहीं आजमाया, लेकिन आज जब मैं लोगों की मदद करने की नियत से यह काम करूँगा तो हो सकता है कि शायद उन लोगों का यह काम हल हो सके और मैं कामयाब हो जाऊँ। इसलिए मैंने गाँव के लोगों को तुम्हारे ज़रिए यहाँ बुलाया और सच में उस बाबा का वरदान सही निकला। लोग मुझे अपनी मर्ज़ी से जो पैसे देकर जाते थे वो मैं संभाल कर रखता था। आखिर एक दिन विकास की तबीयत ख़राब हो ही गई। तुम्हारी बेटियों को भी पता चल गया। उन्होंने कहा कि यह बात माँ को पता नहीं चलनी चाहिए कि पापा बीमार हैं, वो परेशान हो जाएंगे और ये काम भी वो नहीं करने देंगी, क्योंकि वो इस काम को सख्ती से बंद करवाना चाहती थी। इसलिए विकास ने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की कि तुम मेरे इस काम में रुकावट ना डालो, मगर तुमने हर तरीके से मेरे इस काम को बंद करवाने के बारे में ठान लिया था और तुमने धमकी भी दी थी कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। अगर तुम चली जाती तो फिर बच्चों का क्या होता, कैसे मैं पैसे जमा करता। इसलिए मैंने तुम्हारे बाल काटने का नाटक किया और तुम्हारे बाल काट दिया। अगले ही दिन लड़के वालों को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था कि वो तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर जाएं। बदले में मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए थे ताकि वो तुमसे झूठ बोल सके। मुझे पता था कि तुम अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए इतनी जल्दी नहीं मानोगी। ऐसा होने से तुम अपनी ही परेशानी में उलझ कर रह गई थी और मुझे ज़्यादा पैसे जमा करने का मौका मिल गया था। इसी तरह से मैंने लोगों के बाल काटकर बहुत सारे पैसे मेरे पास जब ऑपरेशन के लिए इकट्ठे हो गए तो हम लोग विकास का ऑपरेशन करवाने के लिए उसे यहाँ लेकर आ गए। अपने जेठ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं क्या सोच रही थी, उनका काम बंद करवाने पर तुली थी और वो तो बेचारे मेरे पति के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन मैं अपने जेठ को गलत समझ रही थी। अब हम लोग भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द मेरे पति का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरे जेठ तो बेचारे मेरे ही पति की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और मैं उनको गलत समझ रही थी, लेकिन अगर वो मुझे सब बता देते तो मैं उनको कभी गलत नहीं समझती बल्कि इस काम में और उनका साथ देती। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी वह मेरे पति की जान बचा दे और अपने बुरे बिहेवियर के लिए मैंने अपने जेठ जी से भी माफ़ी मांगी। हमारे अपने ही हमारे साथ होते हैं और वही हमारे मुश्किल वक्त में भी हमारी मुश्किल को समझने की कोशिश करते हैं और उसे हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने घर वालों पर भरोसा रखिए और उनसे मोहब्बत ही करते रहिए। अपने परिवार को एकजुट करने की कोशिश करिए ताकि एक दूसरे की परेशानी और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे सके। मेरे पति का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कुछ दिनों बाद मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए और हमारे घर का माहौल पहले जैसा हो गया। कुछ महीने के रेस्ट के बाद मेरे पति अब काम पर भी जाने लगे थे। अब हमारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर रही थी, लेकिन मैं आज भी यही सोचती हूँ कि मेरे जेठ ने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट दिया।
मेरे जेठ ने जिस काम के लिए अपने वरदान का इस्तेमाल किया था वो काम सक्सेसफुल हो गया था। इसी वजह से अब उन्होंने नाई वाला काम छोड़ दिया था और मेरे पति नौकरी पर जाने लगे थे। अब कोई इंसान जब बहुत मजबूरी में ही अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने आता तभी मेरे जेठ उनके बाल काटते हैं, वरना वो नाई वाला काम ख़त्म कर चुके हैं। हमारी ज़िंदगी अब बहुत हंसी खुशी कट रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।